हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए और उसके साथ कौन कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अच्छी ग्रोथ होकर हमें जो पैदावार मिले वो शानदार मिले। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तब हम उसमें जो खाद डालते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं और कुछ दूसरे खाद होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी दूसरी सिंचाई पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें दूसरी जो सिंचाई करनी चाहिए वो 40 दिन की अवधि पर करनी चाहिए। 40 से 45 दिन तक कर सकते हैं। तो ये जो अवधि होती है ये होती है करीब जो हमने पहली सिंचाई की उसके 15 से 20 दिन के बाद। जब पहली सिंचाई हम यदि 25 दिन पर कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई हमें 40 दिन पर या 45 दिन पर करनी चाहिए। अब 40-45 में क्या अंतर है, तो यहाँ क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। यदि हमारी जमीन मोटी है, यदि हमारी जमीन भारी है तो हमें जो सिंचाई करनी चाहिए 45 दिन पर दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। यदि जो हमारी जमीन हल्की या रेतीली है तो हमें जो दूसरी सिंचाई करनी चाहिए वो 40 दिन पर करनी चाहिए, अर्थात 5 दिन पहले करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो रेतीली जमीन होती है उनमें नमी कम दिनों तक रुकती है। जो जमीन मोटी होती है, भारी होती है, उनमें जो नमी रुकती है वो ज़्यादा दिनों तक रुकती है, जिससे हमारी जो नमी है ज़्यादा रुकने के कारण उसी प्रकार हमें थोड़ी लेट सिंचाई करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि दूसरी सिंचाई पर हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो खाद है वो हमें करना चाहिए यूरिया। और यूरिया की मात्रा हमें इस समय 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, जबकि हमने पहली सिंचाई पर जो बताई थी वो 45 से 50 किलोग्राम बताई थी। लेकिन जो दूसरे सिंचाई पर जो आवश्यकता होती है थोड़ी कम आवश्यकता होती है, इसमें हमारा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काम चल जाता है। अब इसके साथ हमें कौन कौन से उर्वरक, कौन कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने पहली सिंचाई पर क्या दिया है। यदि हमने उस समय जिंक का प्रयोग कर लिया है तो हमें इस समय जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमने नहीं किया है तो इस समय हमें इसके साथ जिंक का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमने मैग्नीशियम का प्रयोग कर लिया है तो मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि सल्फर का प्रयोग कर लिया है, सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से खाद का हमने यूरिया के साथ पहले प्रयोग किया था, उसे खाद की इसमें आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं है आपने लगाया उसे आप इसमें लगा सकते हैं और अपनी जो ग्रोथ है गेहूं की वो बढ़ा सकते हैं। इससे जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बहुत तेज होगी और हमारे जो कल्ले हैं, कल्ले निकलने की जो संख्या है वो बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि जो कल्ले हमारे निकलते हैं वो एक समान निकलते हैं, कोई आगे कोई पीछे नहीं निकलता। जो कल्ले की जो लंबाई होती है लगभग बराबर होती है और सारे जो कल्ले होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, अर्थात सब कल्लों में हमारे बालियां निकलती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कल्ले निकल आते हैं लेकिन उनकी जो ग्रोथ ठीक से नहीं होने के कारण या तो उनमें बालियां नहीं आती हैं या बालियां बहुत छोटी आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, किसी भी फर्टिलाइजर का जो हमें प्रयोग करना चाहिए वो सोच समझ कर करना चाहिए और जो आवश्यकता है उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए और जो हम पहली सिंचाई पर कर चुके हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस समय एक हम जो जाइम होता है, जो सीवीड होता है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसकी मात्रा हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर हम प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमने पहले लगा लिया है तो इसकी भी आवश्यकता इस समय नहीं होती है। और इसके साथ हमें और बातों का इसमें ध्यान रखना होता है कि हमें जो सिंचाई है तो सिंचाई समय पर ध्यान करनी चाहिए, समय पर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट सिंचाई भी नुकसान देती है, जल्दी सिंचाई भी नुकसान देती है। हम अपने खेत में देखते हैं, यदि मिट्टी हमारी थोड़ी मिट्टी उठाकर देखते हैं और उसे लड्डू बनाकर देखते हैं। यदि लड्डू बन जाते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि लड्डू नहीं बनता है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई हमें अवश्य करनी चाहिए टाइम पर और पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम लेट करते हैं तो इससे भी हमें नुकसान होता है। और दोस्तों,
अब बात आती है कि कुछ किसान भाइयों की जो पहले सिंचाई के साथ दूसरी सिंचाई भी हो गई है, तो वो किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो पहली सिंचाई हो गई, दूसरी भी हो गई, तो जब तक तीसरी सिंचाई का मौका आएगा तब तक जो टाइम होगा वो लेट हो जाएगा। वो क्या करें? तो दोस्तों, वो किसान भाई हमारे कर सकते हैं, इनका स्प्रे कर सकते हैं। पहली सिंचाई के बाद जब पैर सहारने लायक जमीन हो जाए तो हम उसमें जो स्प्रे कर सकते हैं, यदि हम देख रहे हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ कम है, फसल की जो बढ़वार कम है, तो उसमें हम NPK 19-19-19 को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। या दोस्तों, हमने जिंक नहीं दी है तो हम जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो हमने ये NPK 19-19-19 बताई, इसके साथ मिलाकर जिंक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस जिंक का जो स्प्रे करना है वो हमें अलग से करना चाहिए। यदि हम सीवीड का हम दूसरी सिंचाई पर या पहली सिंचाई पर नहीं डाल पाए हैं तो हम सीवीड का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जाइम कई कंपनियों के आते हैं, किसी अच्छी कंपनी का जाइम देखकर उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब हम ये पहली सिंचाई के बाद जब दूसरी सिंचाई करते हैं, इस पर भी हम समय का ध्यान रखते हैं, अपने जो सूक्ष्म तत्वों का ध्यान रखते हैं, बाकी जो मेन तत्व हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो उपज है हमें ज़्यादा मिलती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी ज़मीन में सभी तत्वों की पूर्ति होगी, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, तो हमारी जो पौधे हैं उनका समुचित विकास होता है, जिसके कारण उनमें जो बालियाँ आती हैं वो लंबी आती हैं और दाने एक समान पड़ते हैं, नीचे से ऊपर तक दाने पड़ते हैं। क्योंकि इनकी कमी हो जाती है, या तो नीचे दाने कम रह जाते हैं या बाली में ऊपर दाने कम रह जाते हैं, जिससे हमारी उपज घट जाती है। और जब हमारी बाली का सर्वांगीण विकास होता है, सही दाने पड़ते हैं, तो हमारी उपज एक एक बढ़ती है, जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।